Hi guys, Dhruv Modi here. Today we are going to discuss what is a chemistry. Okay, 11th में आने के बाद कुछ अजीब सब्जेक्ट्स आने लगते हैं, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। द थिंग इज कि हम लोग ये सभी चैप्टर्स साइंस एंड मैथ्स में पढ़ लेते थे। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द साइंस ऑफ 10th एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी फॉर 11th? क्यों इतना चेंज आता है? सो बेसिकली द थिंग इज कि हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं। बट बेसिक कॉन्सेप्ट इज गुड, बट we cannot research or we cannot have enough knowledge to go in the depth of a chemistry and physics. Okay, so physics chemistry के लिए आपको उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स, अब हमने एटम मॉलिक्यूल तो पढ़ लिया है, एटम का स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, बट किसने फाइंड किया था, उसमें कौन से फिनोमिनन्स होते हैं, व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मास, डाल्टन्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, उस है कौन और उनने डिराइव क्या किया है, एंड व्हाई वी आर लर्निंग द थियरीज व्हिच वर डिराइव्ड बिफोर 200 150 years. सो इसका मतलब क्या है कि वो लोग बहुत स्ट्रांग थे? नो, इट्स नॉट लाइक दैट. There are many of the concepts which are undefined, unsolved today in a chemistry and physics also. Okay, so chapter number 1 for our book is some basic concepts of chemistry. Everybody will think that atom, molecule, element, ये सब नाम लगते तो एक जैसे, तो इसको सब अलग क्यों बोलते हैं, एंड व्हाई दे आर डिफरेंशिएटिंग, हम इसको डिफरेंशिएट करते क्यों है? तो एटम, एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है? तो देखो, सबसे बेसिक जो चीज है ना, वो क्या है? एलिमेंट है। हमारे पास फ्री स्टेट में एलिमेंट्स बहुत सारे हैं, बट उस वो भी एक दिन में हमको नहीं मिला। ये सब पीरियोडिक टेबल है, उसमें सभी एलिमेंट्स ग्रुप वाइज, प्रॉपर्टी वाइज, पीरियड वाइज सब कुछ दिया है, बट हाउ टू लर्न इट? हम इतने तो लर्न नहीं कर सकते, एंड सब में इतना सारा प्रॉपर्टी होगा कि हमको एलिमेंट सेपरेट करना पड़ा। तो बेसिकली होता क्या है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, देन आयोनिक रेडियस होता है, एटॉमिक रेडियस होता है, ये सभी चीज होता है। तो इसका मेंटेनेंस क्या मींस, हम लोग इसको कहाँ यूज करेंगे, हाउ द कॉन्सेप्ट्स आर एप्लीकेबल। मैं जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो कौन सी प्रॉपर्टीज इंक्रीज होगा, कौन से डिक्रीज होगा, कौन सी, व्हेन आई एम मूविंग फ्रॉम ग्रुप इन टॉप टू बॉटम, कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज होता है, कौन सी प्रॉपर्टी डिक्रीज होता है, व्हाट इज अ ट्रेंड, ये सभी चीज का हमको मैटर बहुत करता है। सो चैप्टर नंबर 1 इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अब एटम, एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल, देखो एलिमेंट है ना, सबसे बेसिक है कि एक चीज जो हमारे पास एनवायरमेंट में अवेलेबल है, इफ उसका एक ही एटम है मतलब वो प्योर है, तो उसको हम लोग एलिमेंट बोलेंगे। अब एटम, तो एटम इज एन इंडिविजिबल पार्ट, मतलब कोई भी एलिमेंट ले लो, एवरी एलिमेंट इज मेड अप ऑफ मैनी मैनी एटम्स। अब एटम्स को भी हम लोग डिवाइड करते हैं स्मॉल पार्ट्स में, तो एटम भी ऐसे ही एक दिन में नहीं बन गया है। एटम का पहले डिस्कवरी स्टार्ट हुआ, जे थॉमसन मॉडल आया। व्हाट इज जे थॉमसन मॉडल? तो सबने वाटरमेलन तो देखा होगा, ठीक है? तो जे थॉमसन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऐसा बोला कि हमारा जो एटम है ना, उसका शेप वो वाटरमेलन की तरह है। वाटरमेलन ये कैसा शेप है? सो उसमें रेड पार्ट होता है ना, जे थॉमसन ने उसे प्रोटॉन्स बोला था, एंड जो उसमें ब्लैक छोटे छोटे सीड्स होते हैं, उसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन बोला था। बट हुआ क्या कि जब वाटरमेलन में पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव इतने नजदीक रहेंगे, तो वाटरमेलन जो राउंड शेप का है ना, वो रह ही नहीं पाएगा, इट विल एक्सप्लोड। तो अब ये तो सही चीज नहीं है ना, क्योंकि अब प्रोटॉन इतने नजदीक नजदीक हो गए, तो प्रोटॉन एंड न्यू इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन विल रिपल्स ईच अदर। तो वो लोग रिपल्स करेंगे, तो कैसे ये पॉसिबल है कि वो लोग साथ में रह पाएंगे इतना टाइम तक,
एंड वो लोग का डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, या वो लोग एक्सपांड नहीं होंगे, या वो लोग ब्लास्ट नहीं हो जाएंगे। तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने उन्हें क्वेश्चनिंग किया कि हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड। तो फिर उनको पता चला कि दिस इज नॉट अ प्रॉपर थियरी फॉर एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, सो वो डिमोलिश हो गया। बट the J.J. Thomson was the first scientist to give any type of a scientific statement about the J. Thomson model. So J.J. Thomson model is totally a wrong model, but it was a first and only first model. So उसको हम लोग क्या दिया, अभी भी हम लोग उनका मॉडल पढ़ते हैं, but J. Thomson theory was a failure। ठीक है, तो फिर दूसरे साइंटिस्ट आए। दूसरे साइंटिस्ट कौन थे? तो क्या रुथरफोर्ड साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया? रुथरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। अब बेसिकली उन्होंने किया क्या? तो उन्होंने एक अल्फा डीके मतलब रेडियो एक्टिव मटेरियल बिस्मुथ लिया, उन्होंने बीच में गोल्ड फॉइल रखा एंड उनको वो गोल्ड फॉइल में से अल्फा रेस पास किया। तो उन्होंने आजू बाजू ऐसे ना जिंक सल्फाइड स्क्रीन रखी थी। अब जब भी कोई चीज किसी के साथ स्ट्रक होता है ना, तो वो कुछ ना कुछ साउंड क्रिएट करता है, लाइट क्रिएट करता है, या ब्राइट स्पॉट क्रिएट करता है। ठीक है, अब मैं एक कलर्ड बॉल एक मैं प्लेन वॉल के ऊपर थ्रो करता हूं, तो देयर विल बी अ इफेक्ट ऑफ अ कलर बॉल ऑन अ प्लेन वॉल। तो ऐसा ही जिंक सल्फाइड के पास हो रहा था कि जिंक सल्फाइड जो स्क्रीन था ना, उसके ऊपर जब अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो रहा था, तो वहां पर एक ब्राइट स्पॉट फॉर वेरी फ्यू सेकंड्स आ रहा था एंड फिर चला जा रहा था। उसका मतलब कि जिंक सल्फाइड जो स्क्रीन है ना, उसके ऊपर कुछ ना कुछ स्ट्रक हो रहा है। तो उन्होंने जो वो बीच में फॉयल लिया था, इट वाज मेड अप ऑफ गोल्ड एंड इन मेनी बुक्स इट इज written as it is 10⁻⁻⁷ meter, or we can also say that it is 100 nanometer। मतलब जो गोल्ड फॉइल होता है वो कोई बुक में 100 नैनोमीटर दिया होगा एंड कोई बुक में आपको 1000 नैनोमीटर या 2100 नैनोमीटर भी दिया होगा, बट इट विल बी इन अ 10⁻⁷ मीटर्स। ठीक है, मतलब इतना कम गोल्ड फॉइल लिया था कि इसमें एक एटम का लेयर ही आ सके। ओके, अब हम लोग कभी भी कोई भी चीज में से पास करने का ट्राई करते हैं, तो क्या होगा कि इफ देयर इज नो डिस्ट्रक्शन, तो क्या कुछ भी मटेरियल वहां पर प्रेजेंट नहीं है, तो हम लोग इजीली पास कर जाएंगे। बट हमको कोई डिस्टर्बेंस बीच में मिलेगा। अब ये मेरा हैंड है, तो हैंड है तो इधर से मेरा अल्फा पार्टिकल आएगा, तो ये इधर कुछ नहीं है, इधर डिस्टर्बेंस नहीं है, तो इट विल पास इजीली। बट ये चीज है, ये फिंगर है, तो फिंगर के ऊपर जब एग्जैक्टली बीच में स्टक होगा ना, तो वो नहीं जाएगा। क्यों? उसको जगह ही नहीं मिलेगा जाने का। सो इफ थोड़ा ऊपर से जाएगा तो वो इधर राइट करेगा एंड फिर ऐसे मूव करने लगेगा। इफ नीचे करेगा इधर, तो क्या होगा कि इट विल बी कोलाइडिंग दिस वे, मतलब एग्जैक्टली बीच में। तो फिर वो टोटल रिबाउंड बैक करेगा सम एंगल से। ठीक है, उसका मतलब क्या कि ये सब चीज हमको पता चले धीरे धीरे एंड ऐसे उन्होंने कंक्लूजन दिए, ऑब्जर्वेशन दिए। कि ऑब्जर्वेशंस क्या था कि मैनी ऑफ द थिंग ऑब्जर्वेशंस में उन्होंने बताया कि इफ आई एम पासिंग 20,000 अल्फा पार्टिकल्स, तो उसमें से 99% क्या थे, तो कि वो तो ऐसे ही डिस्टर्बेंस के बिना ही पास हो जा रहे थे। मतलब जो पाथ में मैंने भेजे वो पाथ से निकल गए। पर उसमें से 1% में से भी 99% जो थे ना, वो थोड़े ही डेविएट हुए। मतलब इट विल बी डेविएटिंग लेस देन 1%, मतलब बहुत कम क्वांटिटी डेविएट हो रही है। ठीक है, तो अब 20,000 अल्फा पार्टिकल पास कर रहा हूं ना, तब उसमें से सिर्फ एक, कहीं कहीं बुक में वो 12,000 रेशियो भी दिया है, 12,000:1, कहीं कहीं बुक में वो 8,000:1 भी दिया है। बट इतने कम एलिमेंट ही टोटली 180 डिग्री पर रिबाउंड किए। उसका मतलब क्या कि जो ऐसा जो एटम है ना, उसमें बहुत छोटा पार्ट है वो डेंस है। मतलब क्या कि ऐसा पार्ट कि जहां पर बहुत सारा मास है, 99% मास ऑफ एटम इज एक्यूमुलेटेड एट दैट प्लेस, एंड उसको आज हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, एंड न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? न्यूक्लियस इज हैविंग अ
प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एंड उसके आजू बाजू जो रिवॉल्व करता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द पार्टिकल विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, इट इज नोन एज अ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये तो चीज हो गया। अब एटम भी समझ लिया, एलिमेंट्स भी समझ लिया, अब मॉलिक्यूल क्या? तो कि जब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज अ एलिमेंट, दूसरा ऑक्सीजन सेम मास सेम साइज एलिमेंट है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा? मॉलिक्यूल O2। मतलब व्हेन अ सेम एलिमेंट और अ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन विद ईच अदर, दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड। मतलब एक जैसे खाली एटम्स कंबाइन होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। एंड जो दो अलग अलग या तीन चार अलग टाइप के एटम्स ज्वाइन होके क्या फॉर्म करेंगे? तो दे विल बी फॉर्मिंग अ कंपाउंड। ओके, सो O2, N2, H2, दिस आर द मॉलिक्यूल। बिकॉज H2 है तो उसमें हाइड्रोजन एटम दोनों कंबाइन होके H2 मॉलिक्यूल बना रहे। पर अब मैं ऐसा बात करूं कि दो एटम्स ऑफ H2 एंड एक atom of oxygen, तो H2 when it is connected with O, तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? वो हमें H2O प्रोड्यूस करेंगे। अब H2O is a water molecule or a compound respectively, हाइड्रोजन एंड वाटर का वो मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, सो एलिमेंट्स, कंपाउंड, मॉलिक्यूल एंड एटम, ये सब बेसिक पिलर्स है। कोई भी बिल्डिंग बनानी होती है तो उसका जो पिलर्स होता है ना, वो बहुत स्ट्रांग चाहिए। तो दिस ऑल आर बेसिक पिलर्स ऑफ केमिस्ट्री। यही सब न्यूट्रॉन्स, एटम्स, एलिमेंट, इस पे ही पूरा केमिस्ट्री डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अब हम लोग चैप्टर नंबर 1 है जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है। तो उसमें स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर ऐसा नाम तो कहीं सुना है। ठीक है, तो हाँ, आपने सुना ही होगा। क्यों? बिकॉज इट इज अ सॉलिड, लिक्विड, गैस। ओके, हमारे पास बेसिकली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, या फेज ऑफ मैटर भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो ये तो हमको पता है। अब इसका प्रॉपर्टीज क्या होगा? तो क्या देखो, सॉलिड कभी उसका शेप ऑटोमेटिकली चेंज नहीं करता है। सो वी कैन से that since the properties of a solid means they have a specific shape, size, volume, they have very strong intermolecular force। अब वो लोग चेंज नहीं कर रहे, उसका मतलब क्या? कि जो उनके छोटे छोटे एटम्स है ना सॉलिड में, उसके अंदर बहुत ह्यूज अमाउंट का इंटरमोलिकुलर फोर्स है। ठीक है, अब अब हम लोग आगे जाते हैं तो लिक्विड। अब लिक्विड में देखो, लिक्विड जो कंटेनर में डालेंगे उसको, वो उसका शेप ले लेगा। ठीक है, उसका मतलब कि उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स है, बट इतना ज्यादा नहीं है जितना के सॉलिड में, और इतना कम भी नहीं है जैसे कि गैसियस में। ठीक है, तो इट इज हैविंग द इंटरमोलिकुलर फोर्स इन अ रेंज बिटवीन अ सॉलिड फेस एंड अ गैसियस फेस। ठीक, अब इस ये हमेशा याद रखना कि लिक्विड हैज स्पेसिफिक वॉल्यूम। मतलब 5 लीटर वाटर मैं एक बकेट में फिल कर रहा हूं, एंड 5 लीटर्स ऑफ वाटर आई एम फिलिंग इन अ टैंक। उसका मतलब क्या? कि अब मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मैंने 5 लीटर वाटर बकेट में लिया था, तो मैं उसको जब बकेट को टैंक में खाली कर रहा हूं तो इट विल बी हैविंग अ 6 लीटर। नो, इट्स नेवर डन। सो लिक्विड हैज अ स्पेसिफिक वॉल्यूम बट नॉट अ स्पेसिफिक शेप। मतलब उसके पास शेप स्पेसिफिक नहीं होता है। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ लिया। अब गैसियस का प्रॉपर्टी, गैसियस क्या होगा? एनी आइडिया? तो गैसियस स्टेट होता है ना, तो उसमें ये जो 3 प्रॉपर्टीज है हमने जो डिफाइन किया है, उसमें क्या अलग हो सकता है? तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कि 2 एटम गैसियस के होंगे ना, तो वो पूरा रूम होगा ना, तो भी वो एक एक कॉर्नर में रहेगा तो दूसरा दूसरे कॉर्नर में रहेगा। सो उनको जितना भी वॉल्यूम दे दोगे ना, उनको कम ही पड़ता है। मतलब देखो, उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स इज नेग्लिजिबल और वेरी वेरी लेस, वी कैन से। अब दूसरी चीज कि उनका वॉल्यूम क्या होगा? तो वॉल्यूम उनको तुम जितना कंटेनर दोगे ना, वो पूरा वॉल्यूम हमेशा ले लेंगे। सो एंड शेप, तो शेप तो होता ही नहीं है गैस का। अब इतने छोटे कंटेनर में फिल करो या पूरा एक इंडस्ट्री में भर के फिल करो, इट विल बी नॉट हैविंग अ शेप as well as a volume। मतलब gaseous phase do not have a specific volume and specific shape, and the intermolecular force between the gaseous substance is very very low। ठीक है,
सो यही सब चीज है कि हम लोग केमिस्ट्री में आगे मोर डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हम जो चैप्टर नंबर 1 विच विल बी पार्ट 2 फॉर दिस बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उनमें हम लोग जो डिफाइन करेंगे, वो जो सीखेंगे ना, दैट विल बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, बिकॉज हम लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा तभी तो हम लोग आगे जा सकते हैं। इफ आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड में एबीसीडी नहीं सिखाया होता तो आपको अपना नाम लिखना आता? नो। व्हाई? बिकॉज मेरे को एबीसीडी नहीं पता होगा तो मैं हाउ कैन आई राइट अ सेंटेंस। सो ऐसे ही आपको एटम मॉलिक्यूल नहीं पता होगा तो मोल फ्रैक्शन, फिर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, लॉ ऑफ डाल्टन्स लॉ, देन एवोगाड्रो लॉ, देन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये सब कैसे पता चलेगा? सो यही सब हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक। सो you will be enjoying a lot about how we will learn a chemistry in a day-to-day life, ठीक है। So basically क्या होता है कि chemistry is not a subject to learn, मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग रट्टा मार के मार्क लेकर आओगे, ठीक है, हो गया, कंप्लीट हो गया, बट आप नॉलेज लोगे ना तो आपको 100% you will be scoring the mark, but if your main intention is to only score, then you will be never gaining, ठीक है। सो हम लोग इजिएस्ट वे में ट्राई करेंगे कि आपको कॉन्सेप्ट्स पता हो, नॉलेज गेन हो, ठीक है। सो फॉर टुडेज होमवर्क दैट इट इज you have to find any three chemical phenomenons in a day to day life कि जो आप सुबह से लेकर रात तक आपके अराउंड में फाइंड करते हो, कोई भी केमिकल फिनोमिनन। फॉर एन एग्जांपल मैं केमिकल फिनोमिनन की बात करूं तो हम लोग जो सोलर एनर्जी आती है, सुबह देखना कि आपके जो फ्लावर्स होते हैं ब्लॉसम करते हैं। व्हाई दियर? बिकॉज द सोलर एनर्जी विल स्टक ऑन द फ्लावर एंड आफ्टर गेनिंग द एनर्जी दे विल ब्लॉसम। तो ऐसे इनफाइनाइट मैनी केमिकल रिएक्शंस होती है जो आपको फाइंड करके कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी ऑन चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। हैव अ गुड डे।